Hello friends, my name is Rajkumar Upadhyay. Welcome to online classes of Pragya Academy. पिछली बार हमने क्लास 10 की चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात की थी, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। ये भी बोला था चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हम कैटलिस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। थोड़ा सा रिवाइज करवाया तो हमने केमिकल रिएक्शन से स्टार्टिंग की थी, तो चेंज के बारे में बताया था। दो टाइप के चेंज बताए थे, फिजिकल केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी यहाँ पर किया था। अब केमिकल चेंज को आगे हम जब साइंस की लैंग्वेज में या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उन्हें बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उन्हें? केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी सब्सटेंस में थोड़ा बहुत चेंज होना, यानी उसकी इनिशियल जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं या में थोड़ा बहुत या फिर कंप्लीटली चेंज होना कहलाता है केमिकल रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन जैसे छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या लिखा था? कोल को यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें, बर्न करें, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच। एच सबको पता ही है, राख वगैरह बनती है। अब थोड़ा सा इसको देखें, हमें लिखा है कोल की रिएक्शन करवाने हैं एक तरह से ऑक्सीजन के साथ में, उसे हम बर्न कर रहे हैं। बर्न करने पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बन रही है? एच। अब देखिए हम आगे बहुत बोलते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन अब केमिकल, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन में भी यदि हमें कोल के अंदर मिलने वाले उस सब्सटेंस उस एलिमेंट को यहाँ पर प्रेजेंट करें, कोल के अंदर क्या मिलता है? इसे बोलते हमने केमिकल चेंज। तीनों में डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले बताया हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज को लेकर कर रहे थे, ये तो हो गया था केमिकल चेंज। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन किसे कहते हैं? केमिकल चेंज। अच्छा, कोल के अंदर क्या मिलता है? कार्बन, ऑक्सीजन हमें पता ही है, ठीक है। या हीटिंग का साइन लगा देते हैं, गर्मी। ये जो साइन होता है ये हीटिंग का साइन, गर्म करने का, जलाने, ठीक है। कौन सी गैस बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या बनी? एच। हमने क्या किया, जो हमारा केमिकल चेंज था उनके अंदर मिलने वाले सभी एलिमेंट्स को हमने अलग अलग करके लिख दिया। इस तरह से कोल के अंदर क्या मिल रहा है? कार्बन मिल रहा है। ऑक्सीजन के अंदर क्या मिल रहा है? एक और एग्जांपल है, सिर्फ आराम से समझ लेंगे। अभी फिर इसको इतना सा देखिए, जब पहले उस एग्जांपल को ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, मैं तो यहाँ की हेडिंग बिठा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी चैप्टर में आगे टॉपिक आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप पहले भी पढ़ चुके हो, 7th क्लास में इसके बारे में जानते हो, 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। उसी चीज को हम लिख देते हैं यहाँ पर, एसिड प्लस बेस। क्या बन रहा है? शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं इसको। एसिड बेस क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये केमिकल चेंज एक टाइप का। अब इस केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए कौन सा एसिड ले रहे हैं हम? मान लो जैसे हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो एसिड सब्सटेंस का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन सा ले लिया हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सॉल्ट बना, सॉल्ट में क्या बना हमारे पास में? सोडियम क्लोराइड। साथ में वाटर को हमने वाटर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो केमिकल चेंज हुआ था, जिस केमिकल चेंज के अंदर मिलने वाले आप सारे सब्सटेंस को इस फॉर्म में लिखते हो, कि हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में हम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट वगैरह उनके सिंबल्स को काम में लेते हैं। किनको काम में लेते होंगे? सिंबल्स को, ताकि जो केमिकल रिएक्शन वो थोड़ी छोटी हो जाए ना। तब तक इसको लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद वाटर। इन सारी चीजों से बचने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं, तब उसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे? केमिकल इक्वेशन। जैसे सिंपल में देखते हैं, कार्बन को शो करने के लिए ऑक्सीजन को शो करने के लिए O2,
कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा है कि हमने बर्निंग का साइन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे लिखा जाता है, CO2 और H जो आपकी बची हुई, चाहे कैसे लिखिए चाहे कैसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऊपर वाले की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे लिखा जाता है HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे लिखा जाता है NaOH, सिंबल लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में लिख रहे हैं। सोडियम क्लोराइड इसे लिखा जाता है NaCl और वाटर को लिखा जाता है H2। ये जो है इसे बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। क्या बोला जाएगा इसे, केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्या होती है केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल चेंज होता है, फिर आगे तो होने को तो केमिकल चेंज ही है, केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा। केमिकल रिएक्शन को छोटे सिंपल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका केमिकल इक्वेशन। फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप की होती है कितने टाइप की नहीं होती, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको, हालांकि आप इनको एक क्लास में पढ़ चुके हो बट फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसके बारे में। ओके, केमिकल रिएक्शन यानी कोई दो सब्सटेंस है या कोई एक सब्सटेंस था उसके अंदर चेंज हो गया, परमानेंट चेंज हो गया, तो हम लोग को केमिकल चेंज बोला, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख दिया तो हो गया केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं किसी भी केमिकल चेंज को हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, C+O2 क्या बना, CO2, क्लियर। कार्बन यानी कोल को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H बनता है। अच्छा ठीक है, अब इसके तीन पार्ट देखिए, एक तो हो जाएगा लेफ्ट पार्ट, एक हो जाएगा राइट पार्ट और एक हो जाएगा मिडिल पार्ट, ठीक है। ये जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट में हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में उनके अंदर कुछ चेंज होता है, चेंज होने का कोई दूसरी चीज बनाते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट। क्लियर यहाँ तक। दूसरा देखिए राइट वाला पार्ट, ये तो हो गया लेफ्ट, दूसरा हो जाएगा आपका राइट वाला। अच्छा, ये राइट वाले पार्ट में हमेशा लिखा जाता है प्रोडक्ट, इसे लिखा जाता है प्रोडक्ट, यानी हमने जो लेफ्ट में लिखा था वो रिएक्टेंट थे जो आपस में मिल रहे थे, मिलने के बाद वो जिस चीज को बना रहे हैं, वो जिस चीज को बना रहे हैं उसके हम राइट में लिखेंगे, और राइट वाली चीज को क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट है लेफ्ट में जो आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद कुछ बना रहे हैं, जो बना रहे हैं क्या बोला यहाँ पर, प्रोडक्ट। अच्छा, बीच में लगाया जाता है एरो, क्या लगाया जाता है बीच में, एरो, एक तीर का चिन्ह या तीर का निशान लगाया जाता है। ये तीर का निशान हमेशा लेफ्ट टू राइट लगता है, कहाँ लगता है ये, लेफ्ट टू राइट। रिवर्सिबल रिएक्शन की हम बाद में बात करेंगे, उसमें इसके बारे में थोड़ा और बताया जाएगा कि थोड़ा हाफ हाफ भी लगता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ये तीर का निशान जो है या फिर एरो का साइन है, ये हमेशा किसको शो करता है कि रिएक्टेंट, मतलब इसके एक तो टेल वाला पार्ट हो जाएगा, इसका हेड वाला पार्ट हो जाएगा। टेल वाले पार्ट की साइड जो लेफ्ट साइड है वहां पर किसको लिखेंगे, रिएक्टेंट को लिखेंगे, और जो इसका हेड है उस तरफ किसको लिखा जाएगा, प्रोडक्ट को लिखा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो साइन है ये साइन हमें रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। इसको बताता है रिएक्शन की डायरेक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन मतलब कि यहाँ पर कौन से आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे, वो रिएक्शन मिलके आपस में क्या बना रहे हैं। यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और मिलके क्या बना रहे हैं, CO2। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पर जो एरो का साइन है वो इस वाली डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो ये हो जाएंगे रिएक्टेंट और ये हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट। तो यह है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। इसके बारे में और आगे बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन एक ही नहीं है, बहुत सारे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, MgO, ठीक है। ऐसे एक और वाटर सबको बताइए, H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2। अभी मैंने आपने 2 क्यों लगाया यहाँ पर इस जगह पर, ये केमिकल किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका होता है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हो गया किसी भी केमिकल इक्वेशन को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, जिसमें लेफ्ट साइड में आपके रिएक्टेंट को लिखना है,
राइट साइड में आपके प्रोडक्ट को लिखे जाएंगे, बीच में एरो का साइन होगा, वो हमेशा किसको बताएगा, रिएक्शन की डायरेक्शन को बताएगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। यदि आपने इस एरो को ऐसे बना दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रिएक्शन अब यहाँ से नहीं किस वाले, क्योंकि इसकी टेल कहाँ पर होगी, यहाँ पर, टेल यहाँ पर हो गया, ये तो हो जाएंगे फिर तो रिएक्टेंट, ये हो जाएगा आपके प्रोडक्ट। लेकिन ये जनरल रिएक्शन नहीं, जनरली हम इसको इस तरह से बनाते हैं जहाँ पर रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा और आपके प्रोडक्ट को कहाँ पर लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उन सभी कुछ चीजों का पता चलता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम इनके एग्जाम्पल के तौर पर जब पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज के बारे में भी धीरे धीरे जान लेंगे। अभी हम एक साथ उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन देखने का तरीका आपको बता दिया। इसके अंदर एक रूल चलता है मास कंजर्वेशन का, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। बाद में बात करेंगे, बताऊंगा आपको मास कंजर्वेशन क्या होता है। नॉर्मली हल्का सा मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो आपने शिकंजी बनानी है, शिकंजी में आपने नींबू का रस 100 ग्राम डाला, शक्कर आपने 100 ग्राम डाली, पानी ले लिया 200 ग्राम, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू वहाँ पर 400 ग्राम ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि 100 ग्राम कोई चीज गायब हो जाएगी। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो आपने वाटर लिया, कितना ले लिया, 200 ग्राम, और इसमें 50 ग्राम आपने क्या मिला दी, शुगर मिला, डिजोल्व कर दी। डिजोल्व करने के बाद भाई शुगर तो गायब हो जाती है, गायब हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसअपीयर हो गई वहां से, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब वो अभी भी वहां पर है, अभी भी वो वहां पर है, बस वो डिजोल्व होने के बाद वहां से इस पानी के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, बीच की गैप में वो गायब हो जाती है, बहुत छोटे हो जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देते। लेकिन इसका जो टोटल वेट होगा वो टोटल वेट 200 का 250 ग्राम होगा। ऐसा नहीं है चीनी डिजोल्व हो गई तो गायब हो गई, 200 ग्राम पानी रह जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये मास कंजर्वेशन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नॉर्मली हल्का सा बता देता हूँ, रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स में मान लो 5 ग्राम लिया, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमेशा 10 ग्राम का बनेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रिएक्टेंट का 5 ग्राम ले लो तो प्रोडक्ट भी 5 ग्राम का, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली जो आती है वो है आपकी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, एडिशन यानी कि ऐड होना। ऐड होने का मतलब, जैसे एग्जांपल देख चुके हैं कार्बन वाला, ठीक है। एडिशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances combine to each other. 2 or more than 2 substances combine to each other and form only a single product. हिंदी में बात करें थोड़ी सी तो देखते हैं, a reaction in which 2 substances react to each other and form a single product. क्या बन रहा है यहाँ पर, CO2। ऐड है वो अलग चीज है, ठीक है, वो अनबर्न चीज है, उनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या बन रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले, यहाँ पर 2 सब्सटेंस हो गए और 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन। और एक काफी सारे एग्जांपल लिखे थे, Mg+O2 क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा एक और चीज, कई बार जब रिएक्शंस को लिखते हैं तो कुछ गलत लिख रहे हैं, हमको थोड़ा करसिव लिखने की आदत होती है, हमको थोड़ा सा मिला के लिखने की आदत होती है इंग्लिश में। उस चीज से थोड़ा सा आपको क्या करना है यहाँ पर केमिस्ट्री में अवॉइड करना है। जैसे कि आपने यदि लिख दिया इस तरह से, सी के नीचे ओ लिख दिया, मैं आपको केमिकल एलिमेंट को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कार्बन है, यदि आपने अकेला लिखा तो कार्बन, यदि आपने इसके बराबर में लिख दिया O तो ये ऑक्सीजन, इसे बोला जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यदि आपने O को यहाँ पर ये छोटा करके लिख दिया, ये कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट। C है, C के साथ में हमने U लिख दिया कैपिटल में, कार्बन है, U लिख दिया, मैं समझ में आ रहा है। लेकिन यदि आपने U को यहाँ पर एक छोटा लिख दिया, ये कॉपर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोला था आपको 1 से लेके 20 तक 1 to 20 आपको सारे केमिकल एलिमेंट, उनके नंबर
सारे सारे क्या होने चाहिए, लर्ड होने चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी नहीं मिला के लिखा जाता है, हमेशा इनको अलग अलग लिखा जाता है। जैसे कि आपने CO2 लिखा है तो आप इसको ऐसे मिला के नहीं लिख सकते, जैसे CU लिखा है ऐसे मिला के नहीं, ये अलग हो जाएगा। आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर MgO लिख रहा हूँ, अब मैं ऐसे लिख दूँ तो ये गलत। यहाँ पर मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग। ये वाली रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। मैग्नीशियम का रिबन आता है, मैग्नीशियम एक मेटल होती है, वो निकोटिल बहुत सॉफ्ट मेटल होती है। ठीक है, हार्ड मेटल अलग होते हैं, आयरन है हार्ड है, मैग्नीशियम है सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल को आपने ऑक्सीजन के में क्या किया, बर्न किया तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। H बनेगी, वो H किसकी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो 2 और मोर देन 2, यहाँ पर 2 से ज्यादा क्या है आपके सब्सटेंस है, दोनों मिल रहे हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन हो जाएगी एडिशन, जुड़ने वाली रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? और भी हैं, जैसे आपके H2 + O2 क्या बन गया, 2H2। ठीक है, मास कंजर्वेशन की जो बात की थी वो हम यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं। वो केमिकल किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो जो प्रोडक्ट होंगे उस प्रोडक्ट में भी क्या होंगे, ये चीजें बराबर होंगी। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, जैसा हम यहाँ पर एक 2 नहीं लगाए, हाइड्रोजन कितनी है 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2, एक ऑक्सीजन कहाँ गई, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लेंगे और इसके आगे 2 लगाएंगे तो H2 यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ तक के लिए हमें सिर्फ एडिशन रिएक्शन को देखना है। एक और एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोला जाता है एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। अच्छा, एक और एग्जांपल पुराना वाला लिख दो, C + O2 = CO2। क्योंकि मैं केमिकल इक्वेशन की आपको केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी बताऊंगा तो एक प्रॉपर्टी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये है एथीन। एथीन के साथ में यदि आप हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दो, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन की, तो क्या बनेगा आपके सामने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे बोला जाता है एथेन। क्या बोलेंगे इसे, एथेन। अब आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, ये जो है ये एथीन है, जो कि गैस की फॉर्म में होती है। इसकी फॉर्म होती है गैस की फॉर्म में। ये हाइड्रोजन, ये भी गैस की फॉर्म में बनने वाली जो आपकी एयर है, ये किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। ये आपके आगे आएगा टॉपिक, वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए कोल आपने लिया था, कोल देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी केमिकल चेंज या केमिकल इक्वेशन से उन रिएक्टेंट या उन प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट का पता चलता है। फिजिकल स्टेट 3 टाइप की होती है, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है आपकी गैस। ये होती है फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम यहाँ पर क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नीचे लिख देते हैं कि भाई ये गैस है, सॉलिड है या फिर। तो हम बात कर रहे हैं कि कोल की, तो कोल किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में, सॉलिड का S। ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस में, इसका G। यहाँ पर आपका CO2, CO2 किस फॉर्म होती है, गैस की फॉर्म में, तो हम क्या लिख देंगे, G। वही कहने का मतलब है कि आपको किस चीज का पता चल जाएगा, उनकी फिजिकल स्टेट का भी यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, एक और चीज, हमें वहां पर जो सब्सटेंस काम में लिए हैं उन सारे सब्सटेंस की हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे यहाँ पर C, इसका मतलब कार्बन, यहाँ पर O, इसका मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पर CO2, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके बारे में हमें सारी चीजों का पता चल जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अच्छा एडिशन, एडिशन का उल्टा क्या होता है, ब्रेक डाउन, टूटना, ब्रेकिंग। उसके रटना नहीं है, बिना रटे आराम से समझ के सारी चीजों को करेंगे। डिसोसिएशन रिएक्शन, सेकंड नंबर की एडिशन की 10 उल्टी हो जाएगी, डिसोसिएशन reaction. A reaction in which one substance broken down and form two or more than two substance. दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, a reaction in which one substance is broken down into two
or more than two substance is known as dissociation reaction. इस dissociation का मतलब ये होता है टूटना, breakdown, ठीक है। अब breakdown किस चीज का? तो हम substance लेंगे उसका, ठीक है। अब substance में कोई सा भी सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से भी हीट हो, अच्छा कितने सब्सटेंस हैं यहाँ पर? 1, यानी रिएक्टेंट कितने हमारे? 1। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आपने हीटअप किया, बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके सब्सटेंस कितना है? 1, लेकिन आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो कितने निकल के आ गए? 2। The reaction in which a single substance is broken down into 2 or more than 2 substances, that type of reaction is known as dissociation reaction. Addition में क्या हो रहा था? A reaction in which 2 or more than 2 substances are react together, are combined together and form only a single product. यहाँ पर single reactant है, product जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा है। क्लियर? इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से। अच्छा एक चीज और, कोई भी सब्सटेंस अपने आप को रिएक्ट करता नहीं है, कोई अपने आप को ब्रोकन डाउन होता नहीं, उसके लिए कोई ना कोई इसको पॉज देना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर पॉज कर दिया है, हीट बर्न किया है, इस तरह से गर्मी दी है हमने, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका राइज किया। टेम्परेचर राइज करके कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 के। समझ में आई? अच्छा ये कैसा होता है आपका? ये सॉलिड फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। पता चल गया कि हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं। हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन से पता चल गया कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन मिला के कैल्शियम। इन सारी चीजों का पता हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से आराम से चल जाता है। अब मैंने कहा कि कोई भी रिएक्शन अपने आप नहीं होती, उस रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई क्या होता है? कॉज होता है। ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप। सबसे पहली आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, दूसरी टाइप की आपकी फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, तीसरे टाइप की आपकी थर्मल डिसोसिएशन। कॉज यहीं पर लिखे हुए हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। डिसोसिएट करना है, चीजों को तोड़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक का मतलब होता है टूटना, लाइट ब्रेक डाउन, ठीक है। इधर फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट, लाइटिक टूटना। इधर बात करें थर्मल, थर्मल यानी थर्म हीट, हीट की वजह से यदि कोई, तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के बाद में भी वो सब्सटेंस टूट गया, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर भी वो कन्वर्ट हो गया, उस तरह के रिएक्शन को बोल रहे हैं कौन सी वाली? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन। यदि आपने कोई सब्सटेंस रखा, उस सब्सटेंस के ऊपर लाइट पड़ गई, सनलाइट हो गई या फिर नॉर्मल वाली जो लाइट है वो भी पड़ गई, तो उस टाइम पर ऐसी वाली रिएक्शन को बोला जाएगा फोटोलाइटिक। फोटो की वजह से यहाँ पर लाइट हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। 2 वर्ड आते हैं साइंस के अंदर, एक होता है सिंथेसिस जुड़ना, एक होता है लाइसिस टूटना, ठीक है। पढ़ा होगा एक वर्ड आता है लाइसोसोम, सेल ऑर्गेनल के अंदर वो चीजों को तोड़ने का काम करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, हमें सिर्फ इनके बारे में बात करें। तीसरा आपका थर्मल, यदि आपने किसी सब्सटेंस को हीट दी, जैसे अभी भी आपको आपने लिखा CaCO3, ऊपर साइन लगाया था लगाने वाला, ठीक है। अच्छा एक तो प्रॉपर्टी यहाँ करके इस प्रॉपर्टी को देख लो, इस एरो के ऊपर एक जो लिख रहे हैं, इस चीज से हमें पता चलता है कि वो चीज भी उस केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर एरो के हम लिखिए, ट्राइंगल का साइन बनाया, ट्राइंगल का साइन किसके लिए है? ट्राइंगल का साइन है आपके हीट के लिए, बर्न करने के लिए, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर क्लियर, समझ में आया था? ओके। थर्मल डिसोसिएशन, आपने तो सब्सटेंस को आपने हीट प्रोवाइड कर दी, हीट प्रोवाइड करने के बाद में यदि वो सब्सटेंस टूट गया, तो टूटने के बाद में क्या हो जाएगा? हम कह देंगे कि उसका डिसोसिएशन हुआ है, और डिसोसिएशन किस वजह से हुआ? हीट की वजह से। कौन सा हो जाएगा आपका? थर्मल डिसोसिएशन। इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका कौन सा? H2O,
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप क्या लिखो, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप H2O के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराओगे, हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, या आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वहां पर अलग अलग हो जाएगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कौन सी एनोड पे जाती है, कौन सी कैथोड पे। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, जैसे 9th क्लास में आपके आ चुका है, फिर भी एनायन कैटायन इनके बारे में कभी और बात करेंगे। आज से मिसाल देखते हैं, यदि वाटर लिया, वाटर के अंदर भी हमने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड कराया, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा, वाटर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सिंगल एक सब्सटेंस दो प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। दूसरी बात करते हैं किसकी, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। इन सबको आपको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। आगे फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। आपने देखा होगा जनरली काफी सारे केमिकल्स को लैब वगैरह में कभी आपने विजिट किया होगा, काफी सारे केमिकल्स को डार्क कलर की बॉटल्स के अंदर रखा जाता है। या फिर आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कुछ टैबलेट्स वगैरह आती हैं, उन टैबलेट्स को डार्क कलर के रैपर में या फिर ऐसे रैपर का यूज करते हैं जहां पर लाइट उनके अंदर पे पास ना हो सके। पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट वाली, उसके अंदर तो लाइट पास हो रही है, लेकिन जो बॉटल्स होती है, काफी सारी बॉटल डार्क ब्राउन कलर की होती है, ताकि उनके अंदर क्या नहीं आ सके, लाइट डायरेक्ट पास नहीं हो सकेगी। लाइट एक उनके अंदर पास हो जाएगी तो अंदर जो सब्सटेंस रखा हुआ है वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, वो अपने पार्ट के अंदर लेकिन दूसरी चीजों के अंदर टूट जाएगा, उसका लाइट हो जाएगा। यदि वो टूटा तो फिर हमारी केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस उस काम का हमारे पास में नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपका फोटोलाइटिक, तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यदि इसके अंदर क्या जाती है, लाइट जाती है, तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस Br। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या बन जाएगा, H2 प्लस Br, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और जो आपकी ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। चलिए यहाँ तक कोई, अच्छा ये वाला किसकी वजह से हुआ है, लाइट की वजह से, तो क्या बोलेंगे इसमें, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। क्लियर यहाँ तक। हाँ भाई, नेक्स्ट थर्मल, थर्मल के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी एक बार देख लो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपर भी आपने हीट प्रोवाइड करी, तो क्या हो जाएगा, CO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। ये भी आपकी दो तरह की केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बात की। पहला एडिशन, जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सब्सटेंस ब्रोकन डाउन, ठीक है, ब्रोकन डाउन या फिर ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, टू प्रोडक्ट, कौन सा हो जाएगा आपका डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसके तीन टाइप, पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो जाए, दूसरा है फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक के थ्रू हो जाए यानी लाइट के थ्रू हो जाए, तीसरा आपका थर्मल, ठीक है। इनके बारे में आज हमने थोड़ा सा देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट क्लास में, रहते हैं उसको पढ़ चुके हो, फिर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तो आप इसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलो या फिर इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो। जो हमने एक क्लास में बात करी थी उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, बाकी इसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में कल बात कर लेंगे, आज से उसके वीडियो में से इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, वर्ड पे थोड़ा सा गौर करना। एक सब्सटेंस होगा आपका कौन सा, लेस रिएक्टिव, एक हो जाएगा आपका मोर रिएक्टिव। लेस और मोर का मतलब तो हमें पता है, कम ज्यादा। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव का मतलब एक जो बहुत जल्दी रिएक्शन करे, दूसरा जो बहुत लेट रिएक्शन करे। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल में आग लगानी होती है,
पेट्रोल को आप गर्म करो ऑक्सीजन के फिल्म में, फटाफट से आग लग जाएगी। वहीं पे आप कोल को ले लो, कोल को आप गर्म करते रहो, आग लगने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल इज मोर रिएक्टिव एंड कोल इज लेस रिएक्टिव। समझ में आया सर? अब होता क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपके सामने दी हुई है, उस केमिकल रिएक्शन में आप किसी भी एक सब्सटेंस को डालेंगे और दूसरा सब्सटेंस डालते हो, यदि दूसरा सब्सटेंस मोर रिएक्टिव है पहले वाले सब्सटेंस से, तो क्या करेगा, ये वाले उस सब्सटेंस को उसकी जगह से हटा देगा। समझ में आया? एग्जाम्पल से देखो, इसके लिए आपकी बुक के अंदर टेबल बनाई हुई है, टेबल को एक बार देखना। टेबल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर चलोगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। हाइड्रोजन से नीचे चलोगे तो रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। सबसे नीचे जो लेस रिएक्टिव के अंदर आता है वो आता है गोल्ड। गोल्ड बहुत कम रिएक्शन करता है, और जो मोर रिएक्टिव आता है वो आता है कौन सा, पोटेशियम। बताएंगे तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि Na3A, ठीक है। इसके बाद यदि हम चले Mg, Zn, सिर्फ ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो क्या होती है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, यानी पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन Na, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ चलेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और नीचे की तरफ जाए तो बीच में हाइड्रोजन लिख देते हैं। टेबल को आप लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। यदि हाइड्रोजन लिख देता हूँ, नीचे नीचे लिखते क्या, Au, मैं बता चुका पहले, और हम गोल्ड जिसे बोला जाता है। ये जो गोल्ड है ये सबसे लेस रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्शन करता है। रिएक्शन का मतलब आपने कोई चीज इधर रख दी, एक आपने इधर रख दी, और यदि वो दोनों आपस में मिक्स होने लग जाए, रिएक्ट करने लग जाए, एक हटा के दूसरी, मतलब जो आपने डाला अब फाइनली वो चीज हमारे पास में नहीं है, अब कोई दूसरी चीज निकल के आ गई, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रिएक्शन। तो यहाँ पर ये ज्यादा रिएक्टिव, ये सबसे कम रिएक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। CuSO4, इसे बोला है कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं इसे? कॉपर सल्फेट। क्लियर? अब ये जो कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट इसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन जैसे मान लो आपने कोई बीकर ले लिया, और बीकर के अंदर आपने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसका ब्लू सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा? ब्लू। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने जिंक डाल दिया, क्या डाल दिया, जिंक, जस्ता, लेकिन हमें याद रखना है जिंक Zn से डिनोट करते हैं। कॉपर में Cu क्या है, कॉपर है, S क्या है, सल्फर, वो ऑक्सीजन, साथ में रिएक्शन करें तो बन गया हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के लिए अंदर यदि हमने ऊपर से कुछ जिंक के पार्टिकल डाल दिए, तो यहाँ पर ये जिंक जो होता है ना, ये मोर रिएक्टिव होता है, किससे, कॉपर से। ये क्या कर देता है, इसको अपनी जगह से हटा देगा। ये क्या करेगा, इसको अपनी जगह से हटा देगा और इसकी जगह पर खुद जाएगा। इसकी जगह कौन सी, SO4 के साथ में। तो हमारे पास में क्या होगा, ये कॉपर से हटा जाएगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4 + C। कॉपर जो होगा वो नीचे। अब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो पता कैसे चलेगा, पता करने के लिए क्या, इसका कलर क्या था, ब्लू, लेकिन जैसे इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं, ये हो जाता है आपका कैसा, कलर्ड। यानी जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था उसका कोई भी कलर नहीं है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सल्फेट, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर जो है नीचे की तरफ इकट्ठा होके बैठ जाएगा। यहाँ जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को सीधे लगा दिया, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी आपको समझ में नहीं आए कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी कल हम इसके बारे में डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद में बात करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन, सब आपको अच्छे से पता है, बस थोड़ा सा रिकॉल करना है और हल्का सा ध्यान देना है इसके बारे में, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है रेडॉक्स रिएक्शन, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं चार्ट बना के करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना। ठीक है, थैंक यू सो मच।